सबसे पहले बात करते हैं कि 12 भावों की, जो फिक्स है। फर्स्ट हाउस से स्वयं का विचार किया जाता है, नेचर का विचार किया जाता है, रंग रूप कैसा होगा व्यक्ति का, उसका विचार किया जाता है, उसकी पर्सनालिटी का विचार किया जाता है, उसकी विल पावर कैसी होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होगी। और जैसे कि इसमें यह भी रहता है कि जो फर्स्ट हाउस है, इसमें अगर जैसे कोई जलीय राशि हो, जल तत्व की राशि हो, तो व्यक्ति जो है वो मोटा होता है। और यदि कोई जैसे वायु तत्व की राशि हो, अग्नि तत्व की राशि हो, या कोई अग्नि तत्व का ग्रह हो, तो उससे जो है व्यक्ति दुबला पतला होता है। और इससे शारीरिक संरचना का विचार किया जाता है, बनावट का, कदकाठी कैसी होगी, और स्वभाव का विचार किया जाता है। जब भी लगन पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति का स्वभाव कठोर होता है, और जब शुभ ग्रहों की दृष्टि लगन पर होती है तो व्यक्ति जो है वो दयालु स्वभाव का होता है, उसके विचार अच्छे होते हैं, क्योंकि लग्न सबसे इंपॉर्टेंट है। सर अगर दोनों ही हो तो? दोनों ही हो तो मिश्रित प्रभाव होगा, मिला जुला प्रभाव होगा, और जो ज्यादा बली होगा उसका ज्यादा प्रभाव होगा। और जैसे लग्न है, अगर लगन मजबूत है तो लगन का प्रभाव ज्यादा होगा। और वैसे ही लगन से आयु का विचार भी किया जाता है कि आयु कैसी होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा। इसके लिए हम अष्टम भाव की स्थिति को देखेंगे, तृतीय भाव की स्थिति को देखेंगे, अष्टमात अष्टम, तृतीय तीसरे भाव की स्थिति को देखेंगे, और लगन को देखेंगे कि लगन पीड़ित तो नहीं। और आयु का कारक कौन है? शनि। तो शनि की स्थिति को भी देखेंगे कि शनि किस स्थिति में है, तो आयु का विचार आप सीधा कर लोगे कि व्यक्ति की आयु कैसी होगी, कब उसको परेशानी हो सकती है। वो लगन से, लगन की स्थिति को देखो पहले कि लगन किस स्थिति में। लगन कमजोर हो, पाप ग्रहों के बीच में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, या अष्टमेश जो है वो कमजोर हो, या शनि कमजोर हो, क्योंकि आयु का कारक शनि है, तो जो है उससे आयु का आपको पता चल जाएगा कि आयु किस तरह, कोई बीमार है या किसी की कोई दुर्घटना का संकेत है, तो उसमें आप जान पाओगे कि इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लगन मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और लगन से ही मान सम्मान का विचार भी किया जाता है, पद प्रतिष्ठा का। जितना लगन मजबूत होता है उतना आदमी का व्यक्तित्व मजबूत होता है, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। और सेकंड हाउस है धन का, इससे धन का विचार किया जाता है, परिवार का विचार किया जाता है, परिवार कुटुंब का विचार किया जाता है, जैसे चाचा ताऊ, बड़े परिवार का विचार किया जाता है, और वाणी का विचार किया जाता है। और नेत्र में विकार, जब भी दूसरे स्थान में कोई पाप ग्रह हो तो इससे दाएं नेत्र का विचार किया जाता है, तो आंखों के खराब होने की स्थिति बनती है। और इससे गायन आदि का विचार भी किया जाता है दूसरे भाव से, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो वाणी का है। और दूसरे भाव में, जैसे दूसरे भाव का कारक जो है वो गुरु है, और दूसरे जो वाणी का कारक है वो बुध है, और दूसरे भाव से वाणी का विचार भी किया जाता है। तो जब ये कमजोर होते हैं, तो जैसे किसी को हकलाने की दिक्कत होती है, तो इस तरह की दिक्कत जो है वो बुध के कमजोर और दूसरे भाव के कमजोर होने की वजह से हो सकता है।
और इस भाव से जो है वो प्रारंभिक शिक्षा का विचार भी किया जाता है। व्यक्ति की जो प्रारंभिक शिक्षा रहती है वो दूसरे भाव से ही देखी जाती है। और इसके बाद जो है वो आता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो है वो पराक्रम स्थान है। पराक्रम स्थान है और इससे छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। थर्ड हाउस में जैसे मंगल है, सूर्य है, ये ग्रह ज्यादा शुभ माने जाते हैं क्योंकि मंगल अग्नि कारक ग्रह है और पराक्रम का मूल कारक है। पराक्रम कारक ग्रह मंगल तृतीय भाव में बैठ जाता है तो काफी अच्छी सफलता देता है। और वैसे ही सूर्य भी, सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है। जब भी सूर्य की स्थिति तृतीय भाव में बन जाए तो वो भी तीसरे स्थान में बन जाए तो वो भी यहाँ पे शुभ माना जाता है। और तीसरे भाव से जो है वो लेखन आदि का विचार किया जाता है। और छोटी दूरी की जो यात्राएं हैं वो भी तीसरे स्थान से देखी जाती हैं। या हमारे पड़ोसी हैं उनका विचार किया जाता है, धैर्य का विचार किया जाता है, दाहिने कान का विचार किया जाता है। और अष्टमात अष्टम होने के कारण अष्टम स्थान जो है वो आयु का है और अष्टम से अष्टम जो है वो तृतीय स्थान है। तो अष्टमात जो है वो अष्टम होने के कारण ये जो तृतीय स्थान है इसे आयु के बारे में भी देखा जाता है। और चौथे भाव का जो है ये व्यय स्थान होने के कारण इससे माता की आयु का विचार भी किया जाता है। यह है चतुर्थ स्थान, इससे माता का विचार किया जाता है। और ये चौथे स्थान से 12वां भाव हो जाता है तो इसलिए माता की आयु का विचार भी इस भाव से किया जाता है। और आगे बात करते हैं फोर्थ हाउस की। तो जो फोर्थ हाउस है ये माता का स्थान है। इस भाव से हमारे सुखों का विचार भी किया जाता है कि जीवन में सुख कितना रहेगा। और इससे हमारे फ्रेंड सर्कल का विचार किया जाता है और प्रॉपर्टी का विचार भी इससे किया जाता है कि प्रॉपर्टी कितनी होगी। और वाहन आदि का विचार इससे किया जाता है। और इस भाव से ये जनता का भाव है, इससे इस चीज का विचार भी किया जाता है कि जिसका हम विचार करें उसकी पद प्रतिष्ठा कैसी होगी, लोगों का सहयोग उसको कितना मिलेगा, क्योंकि जनता का स्थान। और इस भाव से जो हमारा संचित धन होता है उसका विचार भी किया जाता है। और इससे ही ये हमारा जन्म स्थान है। जब भी हम विदेश यात्रा का विचार करेंगे, विदेश में ऐसा देखेंगे कि इसकी कुंडली में विदेश यात्रा का विचार है या विदेश यात्रा का योग है या विदेश में रहने का योग है, तो सबसे पहले हमें चतुर्थ भाव का वो करना पड़ेगा, चतुर्थ भाव को देखना पड़ेगा कि इसकी स्थिति कैसी है। क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो स्वस्थान है, अपना स्थान है, मातृभूमि है, वो हमारा जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ वो स्थान है। और इसके बाद जो है फिफ्थ हाउस आता है। तो फिफ्थ हाउस से मूल रूप से शिक्षा का विचार किया जाता है और इससे बुद्धि का विचार किया जाता है कि बुद्धि का स्तर कैसा रहेगा, ज्ञान कितना होगा। और इसको संतान भाव भी बोलते हैं। इससे संतान का विचार किया जाता है और संतान का सुख कितना होगा और संतान का सुख होगा या ना होगा। और इसका मूल कारक जो है वो बृहस्पति है संतान का, और पंचम भाव का कारक ग्रह भी बृहस्पति है।
और पंचम भाव जो है ये हमारी भावनाओं का घर भी है, और इससे अध्यात्म ज्ञान का विचार किया जाता है, मानसिक खोज का विचार किया जाता है, और पूर्व जन्म का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। और जो इष्ट देवता का विचार हम करते हैं वो भी पंचम भाव को देखकर ही किया जाता है। और ये जो पंचम भाव है, ये जो फिफ्थ हाउस है, इससे लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट का विचार भी किया जाता है। इसकी स्थिति को देखकर आप बता सकते हो कि किसको जो है शेयर मार्केट में फायदा हो सकता है या नहीं। और ये जो फिफ्थ हाउस है, इससे लव अफेयर का विचार भी किया जाता है। लव अफेयर का विचार किया जाता है, और इससे लव मैरिज का विचार भी किया जाता है। लव मैरिज के बारे में भी हम इसी भाव से देखते हैं। सप्तम भाव और ये फिफ्थ हाउस को जोड़कर ही लव मैरिज का निर्धारण किया जाता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। और इसके बाद जो है वो सिक्स्थ हाउस आता है, छठा भाव। सिक्स्थ हाउस हमारे रोगों का विचार किया जाता है इस भाव से, और शत्रुओं को देखा जाता है कि शत्रुओं की स्थिति कैसी रहेगी, और ऋण आदि का विचार किया जाता है। तो जब भी छठे भाव में कोई पाप ग्रह होता है तो शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, रोगों का नाश करने वाला होता है। इसीलिए एक खराब भाव है, यहाँ पे पाप ग्रह जो है वो सुफल कर देते हैं। पाप ग्रह कौन से होते हैं सर? जी जी जी, हेलो। पाप ग्रह कौन से होते हैं? पाप जैसे ग्रह, अच्छे, जी हाँ जी बताइए। जी, इसके बारे में आगे बात करेंगे। वैसे पाप ग्रह जो है, जैसे शनि है, शनि को पाप ग्रह माना जाता है। मंगल है, मंगल को पाप ग्रह माना जाता है। और राहु और केतु, इनको राहु पाप ग्रह को, माना जाता है। ठीक, जब भी इनकी स्थिति षष्ठ भाव में बनती है, तो वैसे तो शनि की स्थिति, शनि भी रोगों को कुछ हद तक बढ़ाने का काम करते हैं, पर शत्रुओं का जैसे नाश करने की स्थिति बनाते हैं। ठीक, ओके सर। और इस भाव से जो है कंपटीशन का विचार भी किया जाता है। और इससे ऋण आदि का विचार किया जाता है कि कितना वो रहेगा। युद्ध का विचार, इससे कठिन परिश्रम, प्रतिस्पर्धा, और ये मामा पक्ष को भी प्रेजेंट करता है। मामा पक्ष का विचार भी जो है इसी भाव से किया जाता है। जब भी पाप ग्रह षष्ठ भाव में होता है तो मामा पक्ष के साथ जो है संबंध अच्छे नहीं होते। लगभग ऐसा देखा गया कि जब भी इस सिक्स्थ हाउस में कोई पाप ग्रह होता है और किसी दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि भी हो, तो संबंध जो है ये खराब करने का काम करता है। और इसके बाद जो है वो है सेवंथ हाउस। तो जो कुंडली का सेवंथ हाउस है, इससे पति पत्नी के संबंधों का विचार किया जाता है। पति की कुंडली में पत्नी का विचार किया जाता है, और पत्नी की कुंडली में पति का। जो सेवंथ हाउस है वो बहुत ज्यादा ये नाजुक घर है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जो है वो एक खुशी देने वाला रिश्ता होता है। और जब भी यहाँ पे कोई पाप ग्रह जो है बैठ जाता है तो रिश्तों को खराब करने का काम करता है। तो इस भाव से जो है मूल रूप से पति पत्नी का विचार किया जाता है, उनके बीच संबंध कैसे रहेंगे, या इससे विवाह का विचार किया जाता है कि कब विवाह होगा,
कब विवाह नहीं होगा। और इस भाव से जो है साझेदारी का विचार भी किया जाता है, बिजनेस का विचार किया जाता है, बिजनेस पार्टनर की स्थिति कैसी रहेगी, उसका सहयोग रहेगा या नहीं रहेगा। और इससे, इस भाव से ही विदेश यात्रा का भी विचार किया जाता है। जब भी लग्नेश जो है बलवान होकर 7th हाउस में आ जाए तो व्यक्ति जो है अपने स्थान से दूर जाकर के धन अर्जित करता है, धन को प्राप्त करता है अपने स्थान से दूर। और 7th अपने हाउस के बाद, मतलब अपने जन्म स्थान से, हाँ जी, अपने जन्म स्थान से दूर वह धन अर्जित करते, वो विदेश भी हो सकता है या कहीं दूर, जैसे अपने देश में कहीं पर काफी दूर की स्थिति बनेगी। मतलब आपका कहने का मतलब है जो लग्न है अगर वो सप्तम में आ जाए तो? जी हाँ, लग्नेश जो है सप्तम में। और इस भाव से बिजनेस का विचार भी किया जाता है। अगर आप कभी बिजनेस का विचार करना हो तो 7th हाउस से किया जाता है कि बिजनेस में सफलता मिलेगी या असफलता, या जो बिजनेस पार्टनर है वो आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं, वो 7th हाउस के ऊपर ही निर्भर करेगा। और इसके बाद जो है 8th हाउस, कुंडली का 8th हाउस, इस भाव से आयु का विचार किया जाता है। ये आयु स्थान है और इस भाव से ही बिना कमाए प्राप्त होने वाली संपत्ति का विचार भी किया जाता है। अचानक जो संपत्ति आती है, अकस्मात धन लाभ की स्थिति भी इस भाव से देखी जाती है। और इस भाव से मृत्यु का कारण, क्योंकि आयु स्थान है, मृत्यु स्थान माना जाता है। अपमान और पतन, पराजय, और ये बाधाओं को भी दर्शाता है। जीवन में आने वाली बाधाओं को भी इस भाव से देखा जाता है। और इससे चोट चपेट का विचार किया जाता है, दुर्घटना का विचार किया जाता है, और रोग आदि का विचार किया जाता है। और रिसर्च और शोध का भाव भी यही है, इससे रिसर्च का विचार भी किया जाता है। जिसका जो 8th हाउस है वो एक्टिव होता है, उसकी रिसर्च में बहुत ज्यादा रुचि होती है, गूढ़ विद्याओं में, ज्योतिष आदि विद्याओं में रुचि होती है। और इस भाव से तंत्र मंत्र आदि आध्यात्मिक चीजों में रुचि होती है। इस भाव से मानसिक कष्ट, लड़ाई झगड़ा, उदासी, और इससे ससुराल पक्ष को भी देखा जाता है। और इसके बाद जो है हमारा, सर ये आप ये बोल रहे थे अभी बीच में कि एक्टिव होना, जी मतलब जी, ये अगर एक्टिव हो जाएगा तो एक्टिव होना का मतलब क्या होता है? मतलब इसका इंटरप्रिटेशन, ये मतलब 8th हाउस एक्टिव होने का मतलब है जैसे कि इस भाव से संबंधित दशा हो और जो 8th हाउस है उसका लॉर्ड जो है उसी में प्रेजेंट हो। प्रबल, हाँ जी, 8th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो उसी में प्रेजेंट हो, ये कह रहे हैं? नहीं उसी में नहीं, 8th हाउस का जो लॉर्ड है, जैसे कोई शुभ ग्रह है 8th हाउस का लॉर्ड, और वो शुभ स्थान में बैठा हुआ है, अच्छा, जब भी वो शुभ स्थान में बैठा होगा और उसके पास अच्छा बल हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, वो डिग्री वाइज मजबूत हो, तो जो है इस भाव से संबंधित फल जो है उसको, जैसे कि गूढ़ विद्याओं में रुचि होगी, या जैसे ज्योतिष आदि विद्याएं होती हैं, या इसे रिसर्च आदि का विचार किया जाता है, तो रिसर्च में उसकी बहुत ज्यादा रुचि होती है। जो छठी इंद्रिय है उसको जागृत कर देता है भाव। ओके। और इसके बाद जो है सर वही अगर पाप ग्रह हो तो? पाप ग्रह हो, यहाँ पे शनि जो है, अगर शनि
सप्तम भाव में बैठता है तो शनि को सही माना जाता है, क्योंकि इस भाव का वो कारक है और वो आयु का भी कारक माना जाता है, तो आयु को बढ़ाने का काम करेगा। तो सर शनि सप्तम में क्यों बैठा होगा, फिर 8th में बैठा होगा ना, आपने सप्तम बोला अभी। नहीं, अच्छा सॉरी, हाँ 8th में, अगर 8th में शनि बैठता है, 8th स्थान आयु स्थान है, तो जब भी शनि इसमें बैठेगा तो आयु को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसका मूल कारक जो है वो शनि है। मतलब ये भाव का कारक ही शनि है। हाँ जी, हाँ जी, आगे चल के हम कारक की बात करेंगे कि कौन जो ग्रह है वो किस भाव का कारक है, तो इस चीज आगे चल के चीजें स्पष्ट होंगी। और इसके बाद जो है 9th हाउस, इसको धर्म स्थान बोलते हैं। ये इसको हमारा भाग्य का स्थान भी बोलते हैं, इससे भाग्य का विचार किया जाता है और हमारी धर्म में कितनी रुचि रहेगी इसके बारे में विचार किया जाता है, और हमारा भाग्य जो है वो कितना प्रबल होगा, हमें भाग्य का साथ जीवन में कितना मिलेगा, इसका विचार जो है इसी 9th हाउस से किया जाता है। और ये धर्म का भाव है, और जो हायर एजुकेशन होती है ना वो 9th हाउस से देखी जाती है, जैसे पीएचडी या कोई भी हायर एजुकेशन है वो 9th हाउस से देखी जाती है। और जो 9th हाउस है इससे पिता का विचार भी किया जाता है, गुरु का विचार किया जाता है, और इससे धार्मिक स्थानों का विचार किया जाता है, और इसको कुंडली में सबसे अधिक शुभ ग्रह, शुभ स्थान माना जाता है। धर्म स्थान जो भाग्य स्थान है इसको शुभ स्थान माना जाता है, और भाग्य स्थान के प्रबल होने से व्यक्ति को उसकी मेहनत से अधिक फल मिलता है। लेकिन भाग्य जब कमजोर होता है, भाग्येश कमजोर हो तो चीजें उल्टी हो जाती हैं, जितना मेहनत करता है उसका फल नहीं मिल पाता। और 9th हाउस के बाद है 10th हाउस, और जो 10th हाउस है वो हमारा कर्म स्थान है। कर्म स्थान जो हम जॉब करते हैं कि हम किस फील्ड में जाएंगे और किस तरह का काम करेंगे और कितना हमें लाभ मिलेगा, वो कर्म स्थान से देखा जाता है। इससे कारक क्षेत्र का भी विचार किया जाता है, इससे उपलब्धियों का विचार किया जाता है, ख्याति का विचार किया जाता है, प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है, या रैंक आदि का विचार किया जाता है। इसमें ये जो है कर्म स्थान है। इससे जैसे कि अगर किसी गोचर कुंडली में देखना हो या जैसे भी है, तो कुंडली में अगर विचार करना तो इस स्थान को, जैसे कि प्रजा का स्थान है तो राजा का स्थान है, कि पद कितना बड़ा, प्रतिष्ठा कितनी होगी, इस भाव से जो है हम कौन सा कर्म करेंगे और किसके द्वारा, उसके द्वारा हमें कितनी प्राप्ति होगी, वो इसी भाव से देखी जाएगी। और इसके बाद जो है एकादश स्थान है, 11वां भाव, 11th हाउस, ये आय का स्थान है, इसको आय भाव बोलते हैं। 11वां भाव जो है हमारी आमदनी का होता है, लाभ का होता है, कामना, आकांक्षा, इच्छा पूर्ति, व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयासों को इस भाव से देखा जाता है। और इसी भाव से हमारे बड़े भाई बहनों का विचार भी किया जाता है। और जब भी धन की स्थिति धन भाव से देखी जाती है, और धन कितना आएगा वो आय पर निर्भर करेगा, तो आय जो है कितनी होगी ये एकादश भाव पर ही निर्भर करेगा, कि एकादश जो 11वां भाव है, 11th हाउस है, इसका जो स्वामी है वो, इसका जो कारक ग्रह है वो कितना प्रबल है,
और इस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है। वो जिन जिन ग्रहों की दृष्टि इस भाव पर होगी वो सभी आय के साधन बनाएंगे। और इस भाव कारक ग्रह और इस भाव के जो भावेश है, इसका जो इसका स्वामी है ग्रह है, उसके ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो आय की स्थिति अच्छी होती है। और इसके बाद है व्यय स्थान, हमारा 12वां भाव कुंडली का। तो इस भाव से जो है व्यक्ति के व्यय का विचार किया जाता है। इस भाव से आय का, इस भाव से व्यय का, कि आय कितनी आई और व्यय कितना हो। और इस भाव से ही नेत्र कष्ट, जैसे कि नेत्र से बाएं नेत्र का देखा जाता है, अगर इसमें भी कोई पाप ग्रह बैठा हो इसमें 12वें भाव में, तब भी नेत्र संबंधी विकार या आंखों के खराब होने की स्थिति बन जाती है। ये जो कुंडली का 12वां भाव है। और इस भाव से मोक्ष किया जाता है। अगर इस भाव में बृहस्पति गुरु जो है इस भाव में बैठ जाएं तो उनका फल जो है वो मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। ज्ञान की तरफ व्यक्ति का झुकाव ज्यादा होता है। और शुक्र का भी इस भाव में होना अच्छा होता है क्योंकि वे स्थान है। और शुक्र जो है वो भौतिक सुखों का कारक है। सर ये 11वें भाव की बात करेंगे, 12वें भाव की? जी 12वें भाव की, वे स्थान की। क्योंकि सर वे स्थान में शुक्र का होना अच्छा माना जाता है। नहीं, आपने बृहस्पति भी बोला ना, क्योंकि 11वां भाव तो बृहस्पति का। जी 12वां भाव, 12वें भाव में बृहस्पति को बोला कि 12वें भाव में अगर बृहस्पति हो तो वो धर्म की तरफ जातक की जो है वो रुचि ज्यादा होती है। ओके। अगर 12वें भाव में बृहस्पति हो और शुक्र हो तो शुक्र से जो है, शुक्र भौतिक सुखों का कारण, तो लग्जरियस लाइफ देने वाला होता है। यहाँ से 12वें भाव को भी शुक्र का बैठना यहाँ पे अच्छा माना जाता है। और इसी भाव से जो है वो विदेश यात्रा का भी विचार किया जाता है। अगर विदेश यात्रा का विचार करना हो तो कुंडली के 12वें भाव से ही देखा जाता है कि कुंडली का 12वां भाव जो है कितना प्रबल है। अगर कुंडली के जो 12वां भाव है, अगर इसका स्वामी जो है लगन में बैठा हो तब भी विदेश यात्रा का विचार किया जाता है या विदेश में रहने का विचार किया जाता है। और इसका व्यय स्थान के स्वामी का अगर कर्म स्थान से संबंध हो जाए तब भी जातक का जो कर्म है, व्यक्ति का जो कर्म है, जो जॉब करेगा वो विदेश से रिलेटेड होगी, या तो बिजनेस करेगा जो विदेश से संबंधित होगा या विदेश में जाकर ही करेगा। तो इस तरह से ये कुंडली के 12 भाव हैं और इनके बारे में जो है संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है कि किस भाव से किस चीज का विचार किया जाता है। अगर हमें इन भावों के बारे में पता होगा तो आगे चल करके जैसे राशि ग्रह हैं उनके स्वभाव को जोड़ करके, उनकी स्थिति को जोड़ करके हम एक सटीक फलादेश कर सकते हैं। तो इसीलिए कुंडली के जो ये 12 भाव हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए।